जरा सोचिए, एक ऐसा जीव जिसकी उम्र महज 4 या 5 हफ्ते है और जिसका वजन एक कागज के टुकड़े से भी कम है, और जो बिना किसी आधुनिक नेविगेशन के हजारों मील का सफर तय कर लेता है। बिल्कुल। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि प्रकृति का एक ऐसा चमत्कार है जो कई पीढ़ियों की एक लंबी रिले रेस के जरिए पूरा होता है। सही कहा। और आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी मोनार्क तितली के असंभव से लगने वाले सफर को ट्रैक करेंगे। तो आज की इस डीप डाइव में सिविल सेवा और यूपीएससी की तैयारी कर रहे सभी उम्मीदवारों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बहुत ही अहम और दिलचस्प विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। हाँ, क्योंकि आज का ये सत्र 24 मार्च 2026 भाग 1 की दैनिक यूपीएससी करंट अफेयर्स सीरीज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज के इस विश्लेषण में हम सरकारी रिपोर्टों, पर्यावरण संबंधी नए शोधों और अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति से जुड़े विभिन्न दस्तावेजों को खंगालेंगे। और जो लोग नियमित रूप से तैयारी कर रहे हैं उन्हें बता दें कि आज के कुछ विषय पहले भी कवर किए जा चुके हैं, तो ये सभी उम्मीदवारों के लिए एक बेहतरीन रिवीजन का काम भी करेगा। बिल्कुल। और यूपीएससी की तैयारी में रिवीजन ही सफलता की असली कुंजी है। बिल्कुल सही। और आगे बढ़ने से पहले सभी श्रोताओं और विद्यार्थियों से एक छोटा सा अनुरोध है कि वे इस सत्र को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि भविष्य में भी ऐसे जानकारीपूर्ण विश्लेषण आपको लगातार मिलते रहें। हाँ, इससे हमें भी ऐसे जटिल विषयों को सरल बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए इस पूरे खजाने को एक एक करके समझते हैं। अगर हम आज के विषयों पर नजर डालें तो सुरक्षा से लेकर पर्यावरण तक सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। परीक्षा के दृष्टिकोण से इन अलग अलग विषयों के बीच कड़ी जोड़ना ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल। और देश के विकास या पर्यावरण की बात करने से पहले देश की सुरक्षा रूपरेखा को समझना सबसे जरूरी हो जाता है। सही कहा। बिना सुरक्षित सीमाओं के कोई भी विकास संभव नहीं है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और उसके वैश्विक प्रभावों की समीक्षा के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, या जिसे हम सीसीएस कहते हैं, उसकी बैठक की अध्यक्षता की। हाँ, और ये समिति देश के सबसे अहम फैसले लेने वाली शीर्ष संस्था है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो सीसीएस किसी भी देश के सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्र का तंत्र की तरह है, जो बाहरी और आंतरिक दोनों तरह के झटकों पर तुरंत प्रतिक्रिया करता है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। इसकी शुरुआत वैसे तो 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय ही हो गई थी, जिसमें सरदार पटेल और बलदेव सिंह भी शामिल थे। अच्छा, तो क्या ये शुरू से ही अपने वर्तमान स्वरूप में थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके। इसका जो वर्तमान स्वरूप हम आज देखते हैं वो दरअसल 1999 के कारगिल युद्ध के बाद विकसित हुआ। कारगिल के बाद? मतलब ऐसा क्या बदला कि पूरे ढांचे को ही नया रूप देना पड़ा? देखिए, 1947 से लेकर 99 तक भारत की सुरक्षा चुनौतियां पूरी तरह से बदल चुकी थी। कारगिल युद्ध ने हमारी खुफिया एजेंसियों, सेना के तीनों अंगों और विदेश नीति के बीच तालमेल की भारी कमी को उजागर किया था। ओह, तो उस गैप को भरने के लिए ये बदलाव किया गया। हाँ, उस समय जो रिपोर्ट आई थी उसने स्पष्ट किया कि निर्णय लेने की प्रक्रिया का शीर्ष स्तर पर होना बहुत आवश्यक है। इसी जरूरत ने सीसीएस को आज का ये शक्तिशाली स्वरूप दिया। और आज इसमें कौन कौन शामिल होता है? आज इसमें प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री शामिल होते हैं। रक्षा और विदेश मंत्री का होना तो समझ आता है, क्योंकि कूटनीति और सेना साथ साथ चलते हैं। लेकिन एक सुरक्षा समिति में वित्त मंत्री का क्या काम? ये एक बहुत ही आम सवाल है जो अक्सर उम्मीदवारों के मन में आता है, लेकिन सच्चाई ये है कि युद्ध या राष्ट्रीय सुरक्षा कभी भी मुफ्त नहीं होती। अच्छा, मतलब हथियारों और साजो सामान की फंडिंग के लिए? बिल्कुल। बिना आर्थिक मजबूती के कोई भी रक्षा नीति धरातल पर नहीं उतर सकती। वित्त मंत्री की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि सेना को आपातकालीन फंड या हथियारों की मंजूरी तुरंत मिले और वो लाल फीताशाही में ना उलझे। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। और क्या इसमें कोई सचिव स्तर का अधिकारी भी होता है? हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए इस समिति में सचिव स्तर के समन्वयक के रूप में कार्य करते हैं। यह समिति रक्षा, विदेश मामलों, अंतरिक्ष नीति और यहाँ तक कि अहम नियुक्तियों से जुड़े फैसले भी लेती है। तो सीमाओं और संसाधनों की सुरक्षा के लिए एक पूरा संस्थागत ढांचा काम कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, एक राष्ट्र सिर्फ रक्षा नीतियों से नहीं बनता। उसकी असली ताकत उसकी सांस्कृतिक और सामाजिक नींव में होती है। एकदम सही बात है और इतिहास इसका गवाह है।
इसी संदर्भ में हाल ही की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना की चर्चा करना जरूरी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में दूसरे सिख गुरु श्री गुरु अंगद देव जी को उनके ज्योतिजो दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। यह एक बहुत ही अहम ऐतिहासिक संदर्भ है। हाँ, और 1504 में लैना के नाम से जन्मे गुरु अंगद देव जी ने कुछ ऐसे जमीनी बदलाव किए जिनका असर आज तक दिखता है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो यह है कि गुरु अंगद देव जी ने केवल आध्यात्मिक उपदेश नहीं दिए, बल्कि समाज को जमीनी स्तर पर बदलने के लिए काम किया। मैंने पढ़ा है कि उन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की और पंजाबी भाषा का मानकीकरण किया। बिल्कुल। और इसके साथ ही उन्होंने खडूर साहिब में बच्चों के लिए एक स्कूल भी खोला था। एक मिनट, यहाँ थोड़ा रुकते हैं। भाषा तो हमेशा से लोगों को जोड़ने का साधन रही है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या उस समय गुरुमुखी लिपि का मानकीकरण आम जनमानस की साक्षरता या मास लिटरेसी के लिए क्रांतिकारी कदम नहीं था? बहुत ही शानदार अवलोकन है आपका। उस समय अक्सर धार्मिक या गूढ़ ज्ञान संस्कृत या फारसी जैसी भाषाओं में होता था, जो आम आदमी की पहुंच से बाहर था। मतलब सिर्फ कुलीन वर्ग तक सीमित था। बिल्कुल, गुरुमुखी जिसका अर्थ ही है गुरु के मुख से निकली हुई को मानकीकृत करके उन्होंने ज्ञान को आम आदमी तक पहुंचाया। ये तो सच में सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा औजार रहा होगा। हाँ, जब आम इंसान अपनी ही बोली जाने वाली भाषा में पढ़ लिख सकता है तो समाज में गजब का आत्मविश्वास पैदा होता है। इसके अलावा उन्होंने गुरु नानक देव जी द्वारा शुरू की गई लंगर प्रथा को भी बहुत सुदृढ़ किया। सही कहा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने 10 रागों में 62 भजनों की रचना भी की थी। और मैंने ये भी सुना है कि उन्होंने शारीरिक स्वास्थ्य जैसे कुश्ती और अखाड़ों पर भी बहुत जोर दिया था। बिल्कुल। पर एक आध्यात्मिक गुरु का शारीरिक बल और खेलों पर इतना जोर देना थोड़ा अलग सा लगता है ना? अगर हम इसे उस समय के परिदृश्य से जोड़ें तो गुरु अंगद देव जी असल में एक लचीले समाज यानी रिजिलियंट सोसाइटी का निर्माण कर रहे थे। अच्छा, वो कैसे? एक तरफ लंगर के जरिए उन्होंने छुआछूत मिटाकर एक समतामूलक समाज की स्थापना की, जहां हर कोई एक पंगत में बैठकर खाना खाता है, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। और दूसरी तरफ अखाड़ों के जरिए उन्होंने शारीरिक बल और मानसिक स्वास्थ्य को जोड़ा। वे जानते थे कि भविष्य की चुनौतियों और बाहरी आक्रमणों से बचने के लिए समाज को शारीरिक रूप से भी मजबूत होना होगा। ये तो वाकई बहुत दूरदर्शी सोच थी। और जिस तरह ऐतिहासिक हस्तियों ने समाज को सुधारा, आज का विज्ञान हमारी पर्यावरणीय और कृषि चुनौतियों का समाधान कर रहा है। विज्ञान का तो काम ही यही है, समस्याओं का तकनीकी और टिकाऊ समाधान खोजना। तो प्रदूषण के समाधान की बात करें तो दिल्ली सरकार और IIT मद्रास की एक ताज़ा रिसर्च सामने आई है। वे स्मॉग ईटिंग फोटो कैटालिटिक कोटिंग का अध्ययन कर रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत ही अत्याधुनिक और दिलचस्प तकनीक है। ये तो ऐसा है जैसे हम अपनी कंक्रीट की सड़कों को फेफड़े दे रहे हों जो जहरीली हवा को सोख कर उसे साफ कर दे। ये फेफड़े वाला उदाहरण बहुत ही सटीक है। इसके पीछे का विज्ञान भी काफी रोचक है। तो ये तकनीक काम कैसे करती है? अब इसमें मुख्य रूप से टाइटेनियम डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, जो एक रसायन है। क्या ये बहुत महंगा होता है? नहीं, यही इसकी सबसे अच्छी बात है। ये सस्ता भी है और काफी स्थिर भी है, यानी जल्दी खराब नहीं होता। अच्छा, तो ये हवा को साफ कैसे करता है? ये प्रकाश ऊर्जा यानी लाइट एनर्जी का उपयोग करता है। जब इस कोटिंग पर प्रकाश पड़ता है तो ये हवा में मौजूद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाष्पशील हाइड्रोकार्बन जैसी जहरीली गैसों को बेअसर कर देता है। अरे वाह! मतलब धूप आते ही ये अपना काम शुरू कर देता है। लेकिन स्रोत में स्मॉग के 2 प्रकार बताए गए हैं, सल्फ्यूरस स्मॉग और फोटोकेमिकल स्मॉग। हाँ, इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। सल्फ्यूरस स्मॉग मुख्य रूप से कोयले जैसे ईंधन के जलने से होता है, जो अक्सर सर्दियों में देखा जाता है। और फोटोकेमिकल स्मॉग? वो ज्यादातर शहरी इलाकों में होता है, जहां वाहनों से निकलने वाले धुएं और सूरज की रोशनी के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। ये कोटिंग इसी तरह के जहरीले स्मॉग से लड़ने में बहुत कारगर है। कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में भी काफी तेजी से विकास हो रहा है। हाल ही में IVRI बरेली ने ओपो IVF-ET तकनीक का उपयोग करके साहीवाल गाय के बछड़े सफलतापूर्वक पैदा किए हैं। यह भारतीय नस्लों के संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन एक सवाल उठता है, साहीवाल गाय तो वैसे भी भारत की एक बेहतरीन दुधारू नस्ल है, फिर इसके लिए इतनी जटिल IVF तकनीक की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, दशकों से ज्यादा दूध के लालच में हमने विदेशी गायों के साथ क्रॉस ब्रीडिंग की,
जिससे हमारी शुद्ध स्वदेशी नस्लें कम हो गईं। साहिवाल मूल रूप से पाकिस्तान के मोंटगोमरी इलाके की नस्ल है। मैंने पढ़ा है कि इसकी औसत दूध उपज भी 1600 से 2750 किलोग्राम तक होती है। बिल्कुल, लेकिन दूध से भी बड़ी बात यह है कि यह भीषण गर्मी को सह सकती है और परजीवियों यानी टिक्स के प्रति इसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत शानदार होती है। मतलब जलवायु परिवर्तन के इस दौर में ये नस्ल बहुत अनुकूल है। एकदम सही। और इसीलिए ओपू आईवीएफ जैसी अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग इन स्वदेशी और जलवायु अनुकूल संपदाओं को तेजी से संरक्षित करने के लिए किया जा रहा है। और इस तकनीक में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें 100 दिन से कम की गर्भवती गायों में अल्ट्रासाउंड की मदद से अंडे निकाले जाते हैं। हाँ, यही इस विज्ञान की सबसे बड़ी खूबी है। सामान्य रूप से एक गाय साल में एक ही बछड़ा दे सकती है, लेकिन इस तकनीक से हम एक बेहतरीन जेनेटिक्स वाली गाय से बिना उसे नुकसान पहुंचाए कई बछड़े प्राप्त कर सकते हैं। ये तो वाकई कमाल है। लेकिन देखिए, तकनीक हमारी मदद कर रही है, पर प्रकृति का अपना एक अलग और जटिल नेटवर्क है। बिल्कुल, प्रकृति के अपने तरीके हैं जो हमेशा हमें हैरान करते हैं। जैसे जीवों का प्रवास और नई प्रजातियों की खोज। और यहीं पर बात आती है मोनार्क तितली की, जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था। हाँ, मोनार्क तितली का माइग्रेशन प्राकृतिक दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 के सीजन में मेक्सिको के जंगलों में मोनार्क तितली की उपस्थिति में 64% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। ये पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से एक बहुत ही सकारात्मक खबर है। इस तितली का वैज्ञानिक नाम डैनोस प्लेक्सिपस है, जिसका ग्रीक में अर्थ नींद में परिवर्तन होता है ना? एकदम सही। ये तितलियां अपने नारंगी, लाल पंखों, काले बॉर्डर और सफेद बिंदुओं के कारण आसानी से पहचानी जाती हैं। और यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक जीव जिसका जीवन काल केवल 4 से 5 सप्ताह का है, वो अमेरिका और कनाडा से मेक्सिको तक 1200 से 2800 मील का सफर कैसे तय करता है? यही तो प्रकृति का चमत्कार है। ये कोई एक तितली नहीं करती, बल्कि ये पीढ़ियों के बीच एक लंबी रिले रेस की तरह है। मतलब रास्ते में ही नई पीढ़ियां जन्म लेती हैं और सफर को आगे बढ़ाती हैं। बिल्कुल। और इस पूरे सफर में एक विशेष पौधे की भूमिका सबसे अहम है, जिसे मिल्कवीड कहते हैं। ये तितलियां केवल इसी पौधे पर अपने अंडे देती हैं। अच्छा, तो अगर मिल्कवीड का पौधा नहीं होगा तो ये तितलियां भी नहीं बचेंगी? हाँ, वे पूरी तरह से इसी पौधे पर निर्भर हैं। लेकिन आज अवैध खटाई और जलवायु परिवर्तन के कारण मिल्कवीड के पौधे तेजी से घट रहे हैं, जो इनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। एक तरफ हजारों मील का सफर तय करने वाली ये तितली है जो अपने आवास पर इतनी निर्भर है, और दूसरी तरफ भारत में भी ऐसा ही एक उदाहरण सामने आया है। हाँ, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ZSI ने गोवा के मैंग्रोव में एक नए समुद्री केकड़े की खोज की है। बिल्कुल, और इसका नाम छबगारस नगानकी रखा गया है, जो डॉक्टर नगानकी NG के नाम पर है। यह केकड़ा सिर्फ 1.6 सेंटीमीटर चौड़ा और भूरे रंग का है। पर इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसके नर प्रजनन अंग का V आकार है, जिसे V शेप्ड कंस्ट्रक्शन कहते हैं। इसी सूक्ष्म संरचना से वैज्ञानिकों ने इसकी नई प्रजाति होने की पुष्टि की। और ये छोटा सा केकड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों को रिसाइकिल करने का बहुत अहम काम करता है। अब दोनों जीवों के बीच का संबंध देखिए। एक तरफ मिल्कवीड पर निर्भर तितली और दूसरी तरफ गोवा के कीचड़ में पूरे मैंग्रोव इकोसिस्टम को संतुलित करने वाला छोटा सा केकड़ा। दोनों ही अपनी उत्तरजीविता के लिए अपने विशिष्ट आवासों पर पूरी तरह निर्भर हैं। और इसीलिए इन जीवों का जीवन जिन पारिस्थितिक तंत्रों और जल स्रोतों पर निर्भर है, भूगोल में उनका अध्ययन और उन पर मंडराते खतरे बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए भारत के भूगोल से ही शुरू करते हैं। असम सरकार ने बुरा चापोरी वन्यजीव अभयारण्य के पास एक नया रिजर्व फॉरेस्ट बनाने का फैसला किया है। बुरा चापोरी की भौगोलिक स्थिति बहुत रणनीतिक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। और क्या ये काजीरंगा के पास है? हाँ, ये काजीरंगा और ओरांग नेशनल पार्क के ठीक बीच में है। ये बंगाल फ्लोरिकन और एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद अगर हम दक्षिण की ओर चलें तो आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील का नाम आता है। ये कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित है। कोलेरू झील भारत की सबसे महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलों में से एक है, जो साइबेरियन पक्षियों का एक बड़ा आश्रय स्थल है। हाँ, और 2002 से ये एक रामसर साइट भी है। लेकिन रिपोर्ट बताती है कि पिछले 50 वर्षों में इसके पारिस्थितिक स्वास्थ्य में भारी गिरावट आई है। इसके पीछे सीधा कारण मानवीय हस्तक्षेप है।
जबकि इसे बुडामेरू और रमिलेरू जैसी नदियों से ताज़ा पानी मिलता है, फिर भी प्रदूषण और अवैध अतिक्रमण ने इसे बर्बाद कर दिया है। कुछ ऐसा ही विनाशकारी हस्तक्षेप पूर्वी भारत की स्वर्ण रेखा नदी में भी देखने को मिल रहा है। पर्यावरण मंत्रालय ने ओडिशा में इस नदी से अवैध रेत खनन को रोकने के सख्त निर्देश दिए हैं। सुवर्ण रेखा नदी का पारिस्थितिक और आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा है। यह नदी झारखंड में रांची के नगरी गांव से निकलती है और इसे स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। हाँ, क्योंकि एक समय में इसकी रेत में सोने के कण पाए जाते थे। हुंड्रू बाग जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। और इसकी मुख्य सहायक नदियां कांची, करकरी और खरकई हैं। पर अवैध रेत खनन से पूरी नदी का इकोसिस्टम कैसे तबाह हो सकता है? देखिए, रेत नदी के पानी को फिल्टर करने का काम करती है। जब अंधाधुंध रेत निकाली जाती है तो नदी का किनारा कटने लगता है, जल स्तर गिर जाता है और मछलियों के अंडे देने की जगहें नष्ट हो जाती हैं। ये तो बहुत ही चिंताजनक है। चाहे वो सुवर्ण रेखा में अवैध रेत खनन हो या कुछ और, पानी और उसके संसाधन हमेशा से ही विकास और विवाद के केंद्र में रहे हैं। बिल्कुल, और ये बात सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पानी विवाद का एक बड़ा कारण है। सही कहा। ताज़ा मामला लेबनान की लिटानी नदी का है। हाल ही में इजरायली हवाई हमलों में इसके ऊपर बना कस्मिया पुल नष्ट हो गया है। लिटानी नदी लेबनान की एक बहुत ही प्रमुख नदी है। ये बालबैक के पास बेका घाटी से निकलती है और भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। और ये बेका घाटी लेबनान की लगभग आधी कृषि योग्य भूमि को समेटे हुए है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो हम देख सकते हैं कि भारत के स्थानीय नदी तंत्रों जैसे कोलेरू और सुवर्ण रेखा का प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय जल स्रोतों की भू राजनीतिक महत्ता से कितना मिलता जुलता है। एकदम सही। जब संसाधन कम होते हैं या उन पर कब्जा करने की होड़ होती है तो टकराव लाजमी है, चाहे वो स्थानीय स्तर पर हो या दो देशों के बीच। और यही वजह है कि भविष्य के प्रशासकों के रूप में उम्मीदवारों को इन भौगोलिक स्थानों और उनके सामरिक महत्व को गहराई से समझना चाहिए। बिल्कुल। और इसी के साथ आज हमने काफी लंबा और विविधतापूर्ण सफर तय किया है। हाँ, हमने राष्ट्रीय सुरक्षा यानी सीसीएस से लेकर गुरु अंगद देव जी के सांस्कृतिक योगदान तक की चर्चा की। और फिर विज्ञान के क्षेत्र में स्मॉग ईटिंग तकनीक और आईवीएफ के कमाल को देखा, और अंत में भूगोल के नजरिए से कोलेरू झील से लेकर लिटानी नदी तक का विश्लेषण किया। ये सच में एक बहुत ही समग्र चर्चा रही। मैं एक बार फिर सभी श्रोताओं को याद दिलाना चाहूंगी कि वे आगामी और पिछले सत्रों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि उनका रिवीजन यूं ही चलता रहे। बिल्कुल, निरंतरता बनाए रखना ही सबसे अहम है। और अब सत्र को समाप्त करने से पहले मैं आपके सामने एक विचार छोड़ना चाहूंगी। आज हमने देखा कि इंसान संसाधनों और सुरक्षा के लिए सीमाएं तय करता है और संघर्ष करता है, जैसे हमने लिटानी नदी के मामले में देखा। हाँ, मानवीय सीमाएं हमेशा विवाद का कारण रही हैं। लेकिन वही दूसरी ओर एक छोटी सी मोनार्क तितली अपनी उत्तरजीविता के लिए बिना किसी सीमा की परवाह किए हजारों मील का सफर तय कर लेती है। ये प्रकृति का सबसे बड़ा सबक है। तो भविष्य के प्रशासकों के रूप में उम्मीदवारों को ये सोचना चाहिए कि क्या हम कभी प्राकृतिक सीमाओं और मानव निर्मित सीमाओं के बीच कोई ऐसा संतुलन बना पाएंगे जो वास्तव में टिकाऊ हो। ये वाकई एक बहुत ही गहरा और सोचने लायक सवाल है। तो इसी सवाल के साथ आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। शुभकामनाएं।